हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। सो गाइस, ये मेरा मन स्टैक पे पांचवा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे रिएक्ट के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मॉड्यूल के बारे में, जिसमें मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मॉड्यूल को डीपली एक्सप्लेन किया है। सो गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग अगर वीडियो पूरा देखते हो तो आगे आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं वीडियो के बाद, ताकि हम ये जान पाए कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे। सो गाइज, यहाँ पे आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, ठीक है। तो npm run dev चलाते हैं हम लोग कमांड, और ये हमें क्या करता है, एक लोकल यूआरएल प्रोवाइड कर देता है विथ पोर्ट, ठीक है। और इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेंगे और अपने ब्राउज़र पे पेस्ट करके एंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा जो है कि सेटअप हो चुका है, ठीक है, जो कि हमारा पिछले वाले वीडियो में भी हमने देखा था, ठीक। तो गाइज, जो लोग यहाँ पे नए हैं वो जाकर के मेरा पिछला वाला वीडियो देख करके ये इतना तक अपना जो है कि सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखो, ये सारा जो सेक्शन है हमारा, ठीक है, इन सब सारा सेक्शन जो है हमारा पहले से रिएक्ट जो है हमें प्रोवाइड कर रहा था। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या एक काम करता हूँ कि इन सारे सेक्स ये जो रिएक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट यूआई है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है, जो कि ऐप डॉट टी एस एक्स से आ रहा था। तो देखो, माई कस्टम हेडर जो हमारा टैग था उसको तो हम रखेंगे। और जो हमारा यहाँ पे और जितने यूआई है उसको मैं यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी इंपोर्ट वगैरह हैं, गेट स्टार्टेड वाले या फिर ये जो है, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो है कि एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। तो आप देखो गाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम सिंपल सा हमारे पास एक सिर्फ एक कंपोनेंट बचा हुआ है, और उसमें जो हम लोग यूआई रेंडर कर रहे हैं, मतलब जो हमारा हेडर वाला कंपोनेंट था, सिर्फ वही यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे आज के टॉपिक का, जो कि है हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। तो गाइज देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता क्या है, और इसको हम लोग रिएक्ट में क्यों यूज़ करते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। सो गाइज, अगर हम बात करें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, तो ये एक ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल का पार्ट है जो कि हम रिएक्ट और जावा स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमें क्या क्या अलाउ करता है रिएक्ट में, कि हम अपने कोड को जो है कि रीयूजेबल बना सके, और अपने कोड को स्प्लिट कर सके मल्टीपल फाइल में, ठीक है। और इससे जो है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही क्लीन और स्केलेबल जो है कि हम रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो एक्सपोर्ट क्या करता है कि एक फाइल से कोड को क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है। और इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि उसी कोड को, जो एक्सपोर्ट ने कोड को सेंड किया होता है, उसी कोड को इंपोर्ट जो होता है दूसरे फाइल में, हम उसको यूज कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो गाइस, अगर हम बात करें कि क्या इंपॉर्टेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिएक्ट में, तो सबसे पहले देखो, ये हमारे स्ट्रक्चर को क्लीन करता है ना। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्लीन रखता है, और उसके बाद रीयूजेबल कंपोनेंट बनाता है ना, कि हम किसी भी कंपोनेंट को जो है कि रीयूज़ कर सकें। और इजी डिबगिंग, कि हमारा जो डिबगिंग है उसको जो है कि आसान कर देता है, ठीक है। सो गाइस, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहले मैं क्या करता हूँ कि एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने हेडर बनाया है, उसी तरीके से मैं क्या बनाऊँगा, एक फुटर का बनाऊँगा और फिर एक कंटेंट का बनाऊँगा, ठीक है। और उसको बारी-बारी से आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, माई कस्टम फुटर, ठीक है। जैसे मैंने हेडर का बनाया था, उसी तरीके से मैं यहाँ पे माई कस्टम फुटर बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, कंपोनेंट मैंने आपको बताया है कि पिछले वाले वीडियो में कि किस तरीके से बनाते हैं। तो एक नॉर्मल फंक्शन लिखेंगे, और उसमें देखो फंक्शन माई कस्टम फुटर, और उसके बाद करली ब्रेसेस ऑन करेंगे। उसके बाद देखो, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कराते हैं क्या चीज़, अपना JSX, ठीक है। इसी को हम लोग JSX भी बोलते हैं, और यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि हम HTML यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो, दिस इज़ माई कस्टम फुटर। अब देखो गाइज, ये जो एरर आ रहा है ना माई कस्टम फुटर पे, ये देखो हमसे क्या बोल रहा है कि एरर में ये दे रहा है कि माई कस्टम फुटर इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, ठीक है। कि मतलब हमने माई कस्टम फुटर को डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन इसकी वैल्यू कहीं पे रीड नहीं हो रही है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे ना, तो हमारा ये जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब एक्सपोर्ट में भी कितने टाइप के एक्सपोर्ट होते हैं। पहला जो होता है हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, और दूसरा जो होता है हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। मतलब नेम्ड एक्सपोर्ट है ना, इसको आप लोग सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है उसका सिंटेक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद क्या लिखते हैं हम ना, फंक्शन का नाम, ठीक है, माई कस्टम फुटर, ठीक है। तो गाइस देखो, ये चीज़ सिंटेक्स जो है ये आप लोग का ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कि ये जो है
डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक टाइम पे एक ही बार होता है, मतलब एक कंपोनेंट में हम एक ही बार डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो गाइस अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है जिस कंपोनेंट को, उसी कंपोनेंट को हम क्या करेंगे दूसरे कंपोनेंट में इंपोर्ट भी करेंगे, ठीक है? तो जैसे मैं app.tsx में चला आया और यहीं पे मैं जो माई कस्टम फुटर है उसको क्या करूँगा इंपोर्ट करूँगा, ठीक है? तो देखो मैंने माई कस्टम हेडर तो ऑलरेडी कर रखा है, उसी तरीके से मैं माई कस्टम फुटर को भी करूँगा, ठीक है? तो देखो एक चीज़ गाइस आप लोग ध्यान रखना कि ये जो हम इंपोर्ट सारा करते हैं किसी भी फाइल को, वो क्या करते हैं किसी भी कंपोनेंट के सबसे टॉप पे करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद देखो इंपोर्ट कीवर्ड लिखने के बाद फिर यहाँ पे जैसे मैंने हेडर के लिए लिखा है उसी तरीके से मैं क्या करूँगा माई कस्टम फुटर लिखूँगा और उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद देखो कंपोनेंट के अंदर हमारा जो है माई कस्टम फुटर वहाँ से आ रहा है, इसलिए हमने वो पूरा पाथ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? अब देखो गाइस यहाँ पे जो आपको ध्यान देने वाली बात है ना वो ये है कि जो माई कस्टम फुटर लिखा हुआ है ये जो है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, तो इसके अगल-बगल हम लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है? वरना अगर हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो है कि आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है, ठीक है? तो इसके लिए भी हम आगे बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग ये याद रखो कि जो माई कस्टम फुटर है, जो मतलब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, उसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, ठीक है? तो इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है? अब इसके बाद देखो इसको यूज़ करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक एचटीएमएल टैग की तरह हम इसको यूज़ करते हैं एज़ अ क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पे देखो माई कस्टम फुटर लिख दिया, अब उसको फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब देखो ये चीज़ हमारा यहाँ पे शो भी हो रहा है, ठीक है? दिस इज़ माई कस्टम फुटर, ठीक? और इतना करने के बाद गाइस देखो अब मैं एक प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मुझे जो है कि कंटेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो यही जो आप देख रहे हैं ये वाला फाइल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से हम लोग डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते भी हैं। तो अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि एक और जो है कि फाइल बनाऊँगा, बेसिकली एक और कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? जो कि जिसमें कि हमारा कंटेंट रहेगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई कस्टम सॉरी माई कंटेंट एरिया डॉट टीएसएक्स, ठीक है? अब उसके बाद मैं इसका भी क्या करता हूँ एक फंक्शन बना लेता हूँ माई कंटेंट एरिया और इसका कंपोनेंट बना करके और यहाँ से मैं क्या करता हूँ रिटर्न करवा देता हूँ अपना एचटीएमएल, ठीक है? तो इसके बाद देखो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माई कस्टम एरिया, ठीक है? इतना तो आपको क्लियर है पहले से ही। अब देखो इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको भी एक हम लोग डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया ना गाइस कि एक कंपोनेंट में हम एक ही बार डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो और वो भी सबसे नीचे करते हैं, ठीक है? ये बात भी आप लोग ध्यान रखना कि जो भी हम डिफ़ॉल्ट करते हैं एक्सपोर्ट वो हम सबसे नीचे करते हैं। इससे क्या होता है मतलब बेस्ट प्रैक्टिस है और रिएक्ट हमें ये सजेस्ट भी करता है कि हम सबसे नीचे जो है कि इसको एक्सपोर्ट करें, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और माई कस्टम सॉरी माई कंटेंट एरिया, ठीक है? इतना करने के बाद इसको भी हमने एक्सपोर्ट कर दिया और फिर इसको हम लोग app.tsx में आकर के इंपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो इंपोर्ट किया, ये भी देखो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस नहीं होगा और माई कंटेंट एरिया और ये जो है कि फाइल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है? तो आई होप कि देखो आपको एक्सपोर्ट वाला चीज़ तो मतलब जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक? इसके बाद देखो मैं यहाँ इसको जो है कि यूज़ कर लेता हूँ एज अ टैग और देखो यहाँ पे हमारा जो है कि ब्राउज़र पे दिस इज़ माई कंटेंट एरिया, ठीक है? ये हमारा यहाँ पे कंटेंट सारा शो करने लगा, ठीक है? अब ये देखो एक प्रोजेक्ट की तरह थोड़ा थोड़ा फील आएगा आपको, है ना? अगले वाले वीडियो में मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा डिज़ाइन बनाने का कोशिश करूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखो ये तो हमारा क्या है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है? मैं इसको एक बार ना लिख भी देता हूँ यहाँ पे देख, इसको मैं कॉपी करके अलग-अलग जहाँ पे भी मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ और माई कस्टम हेडर में जाकर के यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो इतना बात आई होप कि आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब इसके बाद देखो एक और मैं नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं हेल्पर, ठीक है? अब ये गाइज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना ये है अ नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है? हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट पढ़ लिया। अब ये क्या हम मैं बताने जा रहा हूँ आपको नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है? उसके लिए देखो मैंने एक हेल्पर बना रहा हूँ, ठीक है? तो बेसिकली देखो हेल्पर हम कंपोनेंट के अंदर नहीं बनाते हैं, जब भी ये जो हेल्पर वगैरह बनाते हैं ये सब हम डायरेक्ट जो है एसआरसी के अंदर ही बनाते हैं। तो देखो एसआरसी के अंदर मैंने एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा हेल्पर्स, ठीक है?
अब देखो यहाँ पे भी मैंने एस लगा दिया है, प्लूरल में लिया है, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक मैं फाइल ले रहा हूँ .ts, ठीक है, util.ts। तो गाइस देखो ये हेल्पर वगैरह क्या होता है, मैं आगे आने वाले टाइम पे जो वीडियो है मेरा उसमें भी मैं आपको ये एक्सप्लेन सारी चीज़ वन बाय वन करूँगा, ठीक है। तो अभी आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझो कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है, तो हम इसको कितना अच्छे से सीख पा रहे हैं इस वाले वीडियो में, ठीक है। तो देखो इतना आपने कर लिया यूटिल डॉट टी एस एक्स, सॉरी टी एस। अब देखो यहाँ पे गाइज हम मैंने टी एस ही क्यों लिया है फाइल का नाम, ठीक है, एक्सटेंशन सॉरी, है ना। क्योंकि देखो जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं, JSX को रिटर्न करते हैं, है ना, मतलब अपना HTML कोड को रिटर्न करते हैं। तो इसीलिए उसका जो एक्सटेंशन होता है JSX होता है। X का मतलब है XML, ठीक है, XML का मतलब है वही आपका HTML वाला कोड, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे तो उसका फाइल का नाम जो है वो TSX के नाम से सेव करेंगे, मतलब या तो JSX कर दो या तो आप टाइप स्क्रिप्ट में कर रहे हो तो TSX कर दो, मतलब X आपको लगाना है। लेकिन अगर देखो यहाँ पे अगर आप कोई हेल्पर बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको TS से काम चल जाएगा, है ना, X लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा HTML से रिलेटेड रिटर्न नहीं करवाने वाले हो। ये हेल्पर होता क्या, हेल्पर एक आपका जैसे कॉमन मॉड्यूल होता है, ठीक है। जैसे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, जब रियल प्रोजेक्ट पे, तब आप एक ऐसा कॉमन मेथड बनाओगे जिसको कि आपको हर मतलब बारी बारी से हो सकता है मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ जाए, तो इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे हेल्पर बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने हेल्पर बना दिया और इसके बाद यूटिल डॉट टी एस इसका लिख दिया, ठीक है। तो टी एस से मतलब टाइप स्क्रिप्ट वो समझ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेम्ड एक्सपोर्ट में मैं आपको ये जो सिंटेक्स दिखा रहा हूँ, कॉन्स्ट और उसके बाद देखो नेम, और नेम के अंदर मैंने अपना नाम ले लिया आशुतोष, ठीक है। अब देखो दूसरा मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ एज करके, जिसमें कि मैं अपना एज 45 इस तरीके से दे देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद देखो अब जो है कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। देखो एक्सपोर्ट कर दिया और नीचे भी मैं एक्सपोर्ट कीवर्ड से यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट कीवर्ड नहीं लगा है, जैसे कि हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो एक ही मेरे पास फाइल है util डॉट टी एस, लेकिन इसमें से मैं मल्टीपल टाइम एक्सपोर्ट को यूज कर पा रहा हूँ, है ना, मतलब एक फाइल से मैं मल्टीपल एक्सपोर्ट करा पा रहा हूँ, ठीक है। तो यही हमारा जो है सिंटेक्स है वो हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट का है, ठीक है। अब देखो मैं ना इसको आपको इंपोर्ट करके भी दिखाता हूँ कि हम नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट तो आपने देख लिया कि हम सिंपली एक वेरिएबल बना दिए और उस वेरिएबल को के पीछे हम एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा दिए तो वो हमारा एक्सपोर्ट हो गया, है ना, और एक फाइल में हम मल्टीपल टाइम्स कर भी पा रहे हैं, ठीक। इसके बाद देखो अब इसको इंपोर्ट कराने की बारी है, तो इंपोर्ट करा के देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो देखो इंपोर्ट कीवर्ड मैं लिखूंगा पहले, सबसे पहले, है ना, क्योंकि इंपोर्ट के कीवर्ड के बिना तो इंपोर्ट हो ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे जो ये नेम है और एज है, यही हमारा क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में हम करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, लेकिन नेम्ड एक्सपोर्ट में हम करली ब्रेसेस लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, करली ब्रेसेस लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड है नेम और एज है, ठीक है, उसी को मतलब एक वेरिएबल को ही तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस वेरिएबल का नाम क्या है, नेम है, और दूसरे वेरिएबल का क्या नाम है, एज है, ठीक है। तो देखो नेम और कॉमा करके एज मैंने ले लिया, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो देखो इंपोर्ट फ्रॉम, और इसके बाद हम अपना उस फोल्डर का नाम लिखेंगे हेल्पर, और उसके बाद उसके अंदर जो फाइल है util डॉट टी एस, ठीक है। अब देखो इस नेम और एज जो मेरा वेरिएबल है, इसमें जो भी आ रहा है मैं इसको आपको कंसोल करके दिखाता हूँ पहले, है ना। तो देखो नेम कॉमा और यहाँ पे जो नेम है वो मेरा प्रिंट हो जाएगा, और इसी तरीके से हम एज को भी यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे, ठीक है। और देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ गाइस कि जितने भी हम लॉजिक लिखते हैं, अपने किसी भी कंपोनेंट में लॉजिक लिखना चाह रहे हैं, तो हम कहाँ पे लिखते हैं, जो हमारा कंपोनेंट का जो फंक्शन होता है ना, जो ओपनिंग ब्रैकेट होता है उसके जस्ट ही नीचे ही लिखते हैं, और रिटर्न जो कीवर्ड होता है रिटर्न के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यूज स्टेट वगैरह जो हुक का यूज़ करते हैं वो हम कहाँ करते हैं,
तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि कंपोनेंट का जो फंक्शन है उसका जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसके बाद और रिटर्न वाला जो हम JSX रिटर्न कराते हैं उससे पहले हम अपना कोई भी लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग एकदम ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एज भी मैंने यहाँ पे कंसोल करा लिया। अब मैं आपको देखो कंसोल में दिखाता हूँ कि हमारा नेम और एज आ रहा है या नहीं, ठीक है। कंसोल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे नेम जो है आशुतोष आ रहा है और एज जो है वो 45 आ रहा है हमारा, ठीक है। अब ये दो दो बार आता आता है गाइज, क्योंकि रिएक्ट में जो रेंडरिंग है वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है ना। तो इसलिए हमें दो दो बार दिख रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कभी होगी, है ना। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप हमारे पास डेटा आ गया, यही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, ठीक है। अब देखो सिंपली ये है कि कंसोल में मैं आपको दिखा तो दिया, लेकिन इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब यूआई में दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूआई में कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यूआई में दिखाने के लिए app.tsx में तो हमने डेटा को गेट कर लिया है, क्योंकि हम वहाँ पे इंपोर्ट करा लिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी मैंने एक्सपोर्ट किया है नेम्ड एक्सपोर्ट में, जो भी हमारा नेम और एज है उसको मैं कहाँ कहाँ पे दिखाऊँ उस डेटा को, कंटेंट एरिया, ठीक है, कंटेंट में दिखाऊँ बेसिकली, है ना। जैसे कि अब आप जैसे कि आप समझो कि कोई भी जो हमारा जो वेरिएबल होता है या जो उसके डेटा होते हैं वो हमारा कहाँ पे शो होता है, या तो हेडर में होता है या तो फुटर में या तो कंटेंट एरिया में होता है, ठीक है। और ऐप एक ऐसा फाइल है जो कि कॉमन फाइल है, इसलिए मैं वहाँ पे ना दिखा करके आपको ये सोच रहा था कि मैं हेडर फुटर या फिर कंटेंट एरिया में दिखाऊं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कंटेंट एरिया में हम लोग चलेंगे और सेम एज इट इज़ जैसे हम लोग वहाँ पे इंपोर्ट किए थे यूटिल को, उसी तरीके से यहाँ पे भी इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, नेम और एज लेकर के। और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और सेम एज इट इज़ वैसे ही कंसोल कर देंगे जैसे app.tsx में किया था, ठीक है। अब इसके बाद देखो इतना करने के बाद फाइल को सेव किया तो देखो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल माई नेम और माई एज आ गया, ठीक है। अब देखो अ, अब हम क्या करेंगे, इसी नेम और एज को हम ब्राउजर पे शो करके देखते हैं, ठीक है। अभी तो कंसोल में हमने किया था, अब हम इसको क्या करेंगे ब्राउजर में शो करके देखेंगे। तो देखो ब्राउजर में शो करने के लिए मैंने सिंपली क्या कर दिया कि हमें HTML के साथ ही इसको शो करना है ना। तो मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ में देखो, अब देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हम लोग ब्राउज़र में मतलब कैसे शो करते हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल जो रिएक्ट का वेरिएबल है उसको हम HTML में कैसे लिखते हैं। मतलब HTML में लिखने का मतलब है कि देखो हम यहाँ पे HTML भी लिख रहे हैं और उसके साथ हम डायनेमिक वेरिएबल भी लिख रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो नेम है उसको हमने क्या कर लिया है, डबल करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। तो ये जो डबल करली ब्रेसेस है वही जो है HTML और वेरिएबल को क्या बनाता है, सेपरेट बनाता है। तो मतलब कहने का ये है कि आप अगर डबल करली ब्रेसेस के अंदर कोई अगर वेरिएबल लिख रहे हो तो वो आपका एज अ वेरिएबल यूज होगा, ना कि आपका सिंपल टेक्स्ट, है ना। तो जैसे नेम है तो नेम को हमने डबल करली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया तो ये एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा, है ना कि सिंपल टेक्स्ट। तो अब देखो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन गाइज लगाना जरूरी है ना, क्योंकि रिएक्ट में जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो बहुत ही अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका एरर थ्रो करेगा, ठीक है। आप फ्रेगमेंटेशन की जगह पे ड्यू भी लगा सकते हो या कोई और टैग भी लगा सकते हो, है ना। बेसिकली तो देखो जो काम का हमारा टैग नहीं होता है उसको हम लोग ड्यू ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मतलब कोई भी अगर डिव लगाना है, ये डिव लगा दो या फ्रेगमेंटेशन लगा दो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो जब तक डिव नहीं लगाओगे या जब तक फ्रेगमेंटेशन एक रैप नहीं करोगे आप अपने कंटेंट को, मतलब जैसे HTML है या फिर पैराग्राफ है उसको आप अगर फ्रेगमेंटेशन या डिव से रैप नहीं करोगे ना तब तक वो आपका एरर थ्रो करता रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो चीज़ देनी पड़ेगी। अब देखो मैंने नेम को किया और नेम हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब देखो उसी करली ब्रेसेस के अंदर हम एज नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि एक करली ब्रेसेस मतलब एक वेरिएबल, ठीक है। या तो फिर आप उसको टेम्पलेट लिटरल में यूज कर लो एज को, है ना, अगर सेमी करली ब्रेसेस में यूज कर रहे हो। और फिर उसके बाद देखो एज दे दिया और मेरा एज भी देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। देखो आशुतोष 45, तो मतलब हमारा ये है, कहने का मतलब है
कि हमारा जो ब्राउज़र पे जो हमारा वेरिएबल है वो हम यहाँ पे प्रिंट करा पा रहे हैं, ठीक है। अब सिंपली देखो सिंपली देखो यहाँ पे हम util.ts में आएंगे और मैं आपको ना एक और तरीके से एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि कंपोनेंट में जब हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे थे तो सबसे नीचे कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपको सब वही प्रैक्टिस यहाँ पे भी रखना है, नेम्ड कंपोनेंट में भी रखना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, एक्सपोर्ट करके मतलब देखो ऐसे तो हम नेम्ड एक्सपोर्ट में बार-बार एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, मतलब नेम के लिए भी एक्सपोर्ट कीवर्ड का और एज के लिए भी एक्सपोर्ट कीवर्ड का, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही बार में करना चाहते हो तो ये देखो तरीका जो एक्सपोर्ट करके और कर्ली ब्रेसेस में आप नेम और एज लिख दो, वो आपका काम कर जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद देखो फाइल को सेव करते हैं और फिर से चलते हैं। देखो अगर कोई एरर आता तो यहाँ पे वो शो हो जाता, लेकिन वो करने से हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया है, इसीलिए देखो यहाँ पे हमारा जो नेम और एज है वो दिख रहा है, ठीक। तो ये बात आई थिंक कि आपको देखो क्लियर हो गई होगी, है ना। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो एक ही फाइल में जैसे util.ts है ना, उसी फाइल में हम दोनों तरीके का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक नेम्ड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एज को तो वैसे ही रहने दो और नेम को हम क्या कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस उसी लाइन में मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा है ना, नहीं तो वो क्या करता है, एरर थ्रो करता है। तो जब भी आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे तो सबसे नीचे करोगे, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और नेम, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस देखो ये हमारा क्या हो गया, एरर थ्रो करने लगा app.tsx और माई कंपोनेंट जहाँ पे हमने उस वेरिएबल को इम्पोर्ट करा था, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेम है वो हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में कर्ली ब्रेसेस नहीं लगता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो मैंने देखो app.tsx है ना, मैं दो जगह जो है कि इस वेरिएबल को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने app.tsx से वो चीज़ हटा दिया, ठीक है। अब मैं माई कंटेंट एरिया में आऊँगा और यहाँ से देखो नेम जो है उसको क्या करूँगा, मैं बाहर निकाल दूंगा, मतलब कर्ली ब्रेसेस से बाहर निकाल दूंगा क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है और कॉमा लगा करके एज दे दूंगा। तो देखो अब नेम जो है वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो गया और एज जो है वो हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया, तो हमारा यहाँ पे दोनों काम कर जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज़ सेम इसको रहने दो और फाइल को सेव करके फिर से देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखो एक काम और हम कर सकते हैं यहाँ पे, उससे पहले कि जो हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट है, ठीक है, उसको हम लोग एक और तरीके से भी हम लोग एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, मतलब रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो एज है, ठीक है, हम उसको जो है कि किसी दूसरे नेम से यूज करना चाहते हैं, ठीक है। हमने इंपोर्ट तो कर लिया एज से, लेकिन हम उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसको किसी दूसरे नाम से रख सकते हैं, जैसे एज एज और माई एज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो माई एज है वो जो है हमारा क्या है, यूजेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब हम उसको अगर यूज़ करेंगे तभी हमारा एज जो है प्रिंट करेगा। देखो वैसे हमारा अगर नॉर्मली एज लिख रहे थे तो वहाँ पे एरर भी थ्रो कर रहा था, तो जो माई एज है वो उसमें अब हमारा एज जो है प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, सिंपली कोई भी एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो रीनेम वाला जो प्रोसेस है वो भी हमारा सही था। तो अब आप लोग ये ध्यान देना कि कोई भी अगर आपको वेरिएबल रीनेम करना है तो आप उसको एज लगा करके कर सकते हो, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है गाइस क्योंकि देखो जैसे एज नाम से आपका वेरिएबल इसी कंपोनेंट में दो दो बार आ गया, आपने किस कहीं और से भी एज लेके आ रहे हो और इस वाले फाइल से भी आप एज लेकर के आ गए, तो आपका क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, उस एज वाले एक जो एज है उसमें से एक को आप क्या कर दोगे, रीनेम कर दोगे, तो वो आपका जो है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तरीका या जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत ही यूनिक है गाइज, है ना, इसको आप लोग ध्यान से देखना, है ना। अब देखो एज और नेम को मैंने H1 टैग में दे दिया और यहाँ पे देखो हमारा बड़ा बड़ा सा आशुतोष और 45 आ गया, है ना। तो आई होप कि देखो इतना तो आपको क्लियर हो गया गाइज, है ना। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ गाइज, देखो एक तरीके का और हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट के तो आपने सारे फीचर देख लिए, इंपोर्ट को भी आप सारे फीचर देख लिए, लेकिन अभी एक इंपोर्ट जो है कि और बचा हुआ है, ठीक है।
अब जैसे कि गाइज देखो util.ts जो आपने फाइल बनाई है उसमें मान के चलो कि आपके पास मल्टीपल वेरिएबल हैं या मल्टीपल फंक्शन है जिसको कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान के चलो आपके पास 50 या 100, आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो 50 या 100 इस तरीके से आपके पास वेरिएबल या फंक्शन वहाँ पे आपको एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप बारी बारी से तो यहाँ पे सबको इम्पोर्ट करोगे नहीं, है ना। सबका नाम लिख लिख के करके कि नेम है, एज है, या फिर आप उसको, है ना, कुछ और आपके पास वेरिएबल है तो आप उसको वो करोगे। तो आप सीधे क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट इंपोर्ट करा दो स्टार को। स्टार का मतलब ये है कि आपने सारे जो वहाँ से एक्सपोर्ट था उन सारे को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो स्टार एज और यहाँ पे यूज़र, ठीक है, और यहाँ पे डेटा, यूज़र डेटा। तो इसका ये मतलब है इंपोर्ट स्टार एज यूज़र डेटा की मतलब util.ts में जितने भी आपके एक्सपोर्ट हुए हैं वेरिएबल उन सारे को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और अब वो यूज़र डेटा के थ्रू हम इसको जो है कि एक्सेस कर पाएंगे, मतलब यूज़र डेटा में हमारे पास वो सारे वेरिएबल आ गए हैं, ठीक है। अब यूज़र डेटा और डॉट करके हम अगर उस वेरिएबल का नाम लिख दें तो हमारे पास वो जो वेरिएबल का वैल्यू है वो हमारा एक्सेसिबल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूज़र डेटा डॉट एज कर देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, जैसे यूटिल डॉट टी एस है ना। तो मैं आपको यही बता रहा था एग्जाम्पल में कि अगर आपके पास मान के चलो ये नेम और एज है, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास मान के चलो मल्टीपल ऐसा वेरिएबल है जिसको कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे फर्स्ट नेम हो गया आपका, लास्ट नेम हो गया, है ना, और उसके बाद आपका जेंडर हो गया। तो ये जो तीनों है गाइज, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलो कि आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको मतलब 100 या मतलब 100 से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो आप बार बार यहाँ पे इंपोर्ट कराने की बजाय आप एक बार इंपोर्ट स्टार करा लो और उसको जो है कि एक वेरिएबल में लेकर के आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इन तीनों को मैं हटा दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे यूज़र डेटा और डॉट नेम कर दूंगा, ठीक है। देखो अब कोई एरर नहीं आ रहा ना, यहाँ पे देखो सॉल्व हो गया। और उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, यूज़र डेटा डॉट एज और यूज़र डेटा डॉट नेम, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज अब हम क्या करेंगे, फिर से अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा पहले मैं यहाँ पे एक बार लास्ट नेम भी ले ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि मतलब सेम ही डेटा बार बार वहाँ पे दिख रहा है तो क्या पता कि एरर थ्रो ही ना कर रहा हो और वहाँ पे शो ना हो रहा हो। तो एक देखो मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, लास्ट नेम में शर्मा दे दिया। और यहाँ पे देखो डायरेक्टली मैं उसको यहाँ पे यूज़र डेटा डॉट लास्ट नेम अगर एक्सेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल है, ठीक है। और जिसके थ्रू हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज जो है कि दिखेगा हमें ब्राउज़र पे, ठीक है। तो मैंने वहाँ कंसोल हटा दिया और ये देखो नेम जो है हमारा एज, ये आशुतोष आ गया, एज 45 आ गया और शर्मा जो है कि उसका लास्ट नेम हो गया, ठीक है। इतना तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया गाइज। अब उसके बाद देखो गाइज मैं ना ये तो हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट में वेरिएबल एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ना एक फंक्शन भी एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आगे जो है कि कोई कंफ्यूजन ना हो, मतलब आगे आए भी तो आप उस चीज़ को कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे प्रोफाइल। अब देखो ये गाइज जो मैं बना रहा हूँ ना ये हमारा क्या है, एरो फंक्शन है, ठीक है। तो एरो फंक्शन आई होप कि आप लोग को पता होगा। और इसके बाद देखो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जैसे कि नेम, एज और लास्ट नेम से, और उसको मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोग का ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डेटा, और उसमें नेम नाम का कीवर्ड ले लिया, उसका वैल्यू जो है आशुतोष है, नेम हो गया, लास्ट नेम उसका शर्मा हो गया और एज जो है 45 हो गया। बेसिकली जो ऊपर डेटा मैं सेंड कर रहा था एज अ वेरिएबल, उसी डेटा को मैं एज अ फंक्शन सेंड कर दे रहा हूँ, बशर्ते ये कि मैं उसको एक ऑब्जेक्ट को जो है कि रिटर्न करवा दूंगा अपने फंक्शन में से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिटर्न करा दिया मैंने ऑब्जेक्ट डेटा को, ठीक। इतना करने के बाद गाइज अब हम क्या करेंगे, अपना माई कंटेंट एरिया में चलते हैं और उसके बाद देखो अब जो यूज़र डेटा है वो उस फंक्शन के लिए भी काम करेगा, है ना, क्योंकि हमने वेरिएबल तो यूज़ कर लिया था। अब वो उस फंक्शन के लिए भी यूज़ कर जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए गाइज ना मैं उसको हटा करके यहाँ पर जो मेरा ये फंक्शन है उसको क्या कर लेता हूँ,
इंपोर्ट करा लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। अब देखो ये नेम्ड एक्सपोर्ट है फंक्शन भी, तो इसको भी हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो इस प्रोफाइल डेटा को हम क्या करेंगे, एज अ कंसोल में क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, मतलब सॉरी कंसोल में प्रिंट कराएंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है गाइस, तो ऑब्जेक्ट जो है हम ब्राउज़र पे नहीं शो कराएंगे, मतलब HTML के अंदर तो नहीं शो करा रहे हैं, नहीं तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो अगर आप उसको जो है कि कंसोल में प्रिंट करा देते हो तो वो आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो इतना करने के बाद यहाँ पे देखो प्रोफाइल डेटा और ये फॉर्मेट को क्या हो गया, अच्छा फॉर्मेट को क्या हो गया, चलिए देखते हैं यहाँ पे। और तेरी मैं यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट भूल गया था, क्योंकि गाइज देखो जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन ब्रैकेट तो लगाते ही हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद फिर से देखो ये हो गया, और देखो हमारे पास प्रोफाइल में देखो किस तरीके से एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा फर्स्ट नेम, सॉरी नेम, लास्ट नेम और एज आ गया, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सारा फंडा क्लियर हो गया होगा, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रिएक्ट ऐप में अपने बूटस्ट्रैप का कुछ पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम जो है कि एक प्रॉपर यूआई डिज़ाइन कर पाएँ। जैसे आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट का होम पेज वगैरह, तो हम कहीं से एक डिज़ाइन जो है वो कॉपी करेंगे और अपने रिएक्ट वाले ऐप में जो है कि इंस्टॉल करेंगे उसको, ठीक है। इंस्टॉल बेसिकली उसको शुरू से हम लोग बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको, है ना। मैं आपको सारा कुछ शुरू से बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस इसके आने वाले वीडियो में हम और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं, तो स्टे कनेक्ट विथ मी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का अपडेट सबसे पहले आपके पास जाए और आप वीडियो को पूरा देख सको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।